हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और भाई शाम के समय हो चुके हैं, मैथ्स की क्लास आ चुकी है। दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट श्रृंखला चल रही है और उसके आज ये आगे की सीरीज है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दो भाई, हर जगह फैला दो, बता दो कि क्लास आ चुकी है। आप एक बार शेयर कर दो, फिर मैं क्लास शुरू करूं। चलो, एग्जाम आपका बहुत पास है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको करना है। मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आप मिक्स के क्वेश्चन करके आप दिल्ली पुलिस के अपने एग्जाम को रेडी कर लो। बहुत ही शानदार सी ये क्लास चल रही है भाई, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी वर्दी जिद है हमारी, इस नाम से एक्सप्रेस बैच था। दिल्ली पुलिस वालों जरूर बताया करो कि बहुत ही शानदार सी भैया आपका अप्रोच है। आपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की है, एकदम मेहनत करके है। एकदम आपको इस बार मौका नहीं चूकना है, एकदम मौके को हिट करना है और बहुत अच्छे से जॉब लेनी है इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है ना। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आप इसकी सारी क्लासेस का टेस्ट दे सकते हैं। आपको टेस्ट वहां पे अवेलेबल है, आप टेस्ट दे सकते हैं और अपने बता सकते हैं कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना सही गलत कर रहे हैं। और वीडियो के खत्म होने के बाद सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका कितना स्कोर था आज के 15 सवाल में से। चलो, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या लिखा हुआ है? एक वृत्त में से 120 डिग्री खंड का त्रिज्या क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्त का अर्ध व्यास क्या होगा? मतलब रेडियस आपसे पूछा। चलो, एक सर्कल है मेरे भाई, और उसमें आपको दिया है 120 डिग्री का। कितने का दिया है? देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। सपोज करिए ये आपका सर्कल है और इसमें 120 डिग्री बना हुआ है। यहां से कितना बना हुआ है? 120 डिग्री, ठीक है ना। 120 डिग्री बना हुआ है और आपसे इसी का एरिया पूछा है। ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला, इसी पोर्शन का आपसे एरिया पूछा है, ठीक है ना, कि इसका एरिया कितना होगा जो साइडेड पार्ट है। अब इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है। आपको पता है त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यही होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 120 डिग्री लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई का मान है 22/7 इंटू में आर का मान आपको उससे पूछा है और बराबर में यहां पे दिया है 9 66 बटे में 7। ये दिया हुआ ना, 9 66 66 बटे में 7। अब यहां से समझो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो। 7 से 7 कट गया, 120 ने इसको काट दिया 3 बार में, 22 ने इसको काट दिया 3 बार में। ये 3 और 3 उधर चला जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, देन आर का मान 3 हो जाएगा। आपसे पूछा है अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब रेडियस ही होता है, तो आपसे अर्धव्यास पूछा है जो कि 3 सेंटीमीटर आएगा। बात समझ आई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। अगर ये पता है तो इसका निकाल सकते हैं, जिसको कहा जाता है त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। आपसे इसी का मान पूछा था, क्षेत्रफल आपको दिया था और आपसे रेडियस पूछा था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। बात समझ आ रही भाई? कमेंट करके बताते रहना कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का गलत है, ठीक है ना। चलो अगला देखो। समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाएं 14 और 48 है। समकोण त्रिभुज है, यहां से देखिए, इसकी लंबवत भुजाएं 14 और 48 है। ये 14 है और ये समकोण त्रिभुज की 14 और 48 है, ये 48 है। आपसे पूछा है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 14 48 को ध्यान से देखो। अगर हम इसको सपोज करो 2 से काट दे तो ये 7 के अनुपात में दिख रहा है, और ये 2 से काट दे तो 24 दिख रहा है। 7 और 24 के साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है 25 का, तो ये 2 गुना है तो 25 गुणे 2 यानी कि इसका मान 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। यानी जो इसका हाइपोटेनस था उसका मान कितना आ गया? 50 आ गया। जो हाइपोटेनस था, इसका जो कर्ण था, उसका मान आ गया 50। आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाया। अगर ये 90 डिग्री का कोण है, ये 48 से 14 है तो 50 होगा, ठीक है ना। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण के स्क्वायर से, ये 50 आ गया आपसे। अब आपसे पूछा है कि त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस आपसे पूछा है। यहां से इसमें एक अंतःवृत्त बना हुआ है और इसकी रेडियस पूछा है, आर का मान। ये वाला जो रेडियस है ये आपसे पूछा है। इसके बारे में मैंने बताया था कि कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था इस रेडियस का किसी भी त्रिभुज के अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान चाहिए तो आपको एरिया बटे में सेमी पेरीमीटर करना होता है। क्या करना होता है? एरिया बटे में सेमी पेरीमीटर। अब इसका एरिया क्या होगा बताओ? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार ये होगा,
तो 14 गुणे 48 डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग का आधा। अब तीनों भुजाओं का योग कर लो, देखो 50 और 48 98, 98 और 14 112, 112 का आधा करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 14 ने इसको काट दिया 8 बार में और 8 ने इसको काट दिया 6 बार में, तो 6 सेंटीमीटर इसकी इन रेडियस आ गई। यही आपसे पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। दिल्ली पुलिस वाले बताओ आप जरा, जितने लोग भी दिल्ली पुलिस वाले हैं वो बताओ कि ये चीज मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी। जब मैंने आपको 2D पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाया था, तब मैंने ये बताया था कि आर का मान एरिया बटे में सेमी पेरीमीटर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ए का मतलब एरिया और एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। तो एरिया बाई सेमी पेरीमीटर, कभी भी अर्धवृत्त का मान निकालते हैं इस तरह से। ठीक है ना, जल्दी बताइए, ऐसे ही निकालते हैं ना, बात समझ में। तो एरिया अगर निकालना है तो आप कैसे करेंगे, 1/2 गुणे में आधार, अब 1/2 गुणे में आधार गुणे इस तरह से कर दोगे और यहां से इसका सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग का आधा कर देना। इस तरह से आप आधा करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा सवाल है, यहां से आप कर लिया आपने। ठीक है ना, और आपको इसी के साथ मैं बता दूं कि समबाहु त्रिभुज की अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे आर का मान, तो क्या होता है, इस a/√3 क्या होता है, a/√3। ये समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। और अगर बाह्य वृत्त की बात करेगा, सपोज करो एक समबाहु त्रिभुज है और उसके बाह्य वृत्त की बात करेगा और इसकी रेडियस की बात करेगा, कैपिटल आर का मान, तो ये होता है, ये 2 होता है ना, a/2√3 और ये a/√3 होता है, a/√3 ये होता है, ये a/2√3 होता है। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब यहां से समझिए, ये आपने निकाल लिया। अब इसका मान कैसे निकालते हैं, कि जैसे आपने सर इसके लिए बता दिया कि आर का मान एरिया बाई सेमी पेरीमीटर लिखते हैं, तो वैसे इसको क्या लिखते हैं, फिर इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखते हैं 4 इंटू एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर। 4 करो, 4 इंटू में √3/4 a स्क्वायर डिवाइड बाई पेरीमीटर जो होता है वो 3a होता है। ठीक है ना, ये a से a खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, इसने काट दिया इसको √3 बार में, तो a/√3 आता है। तो ये क्या है आपका 4 इंटू एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर। ये किसका मान आता है, आर का मान आता है। किसी भी त्रिभुज के लिए, ये किसी भी त्रिभुज के लिए है, कि ऐसा नहीं कि खाली समबाहु त्रिभुज के लिए। ये मैं आपको किसी समबाहु त्रिभुज के लिए तो आपको पता है ये बात, ये तो दुनिया बताती है आपको कि a/√3 कर लो। समबाहु त्रिभुज के अगर परिवृत्त की त्रिज्या का मान पूछेगा तो a/√3 है, तो आपको पता है। समकोण त्रिभुज आ जाए और उसके लिए परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तब, तो आप क्या बताएंगे, वैसे परिवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज के लिए इसी के आधा बिंदु पर होती है, 50 का आधा 25 होगी। ठीक है ना, आधे बिंदु पे होगी, यहां पे भी रख के निकाल सकते हो। बात समझ आई, तो चलो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको, ओवरऑल बस यही कहने का मतलब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 की पावर 25 प्लस में 2 की, सॉरी 3 नहीं 2 है यार, 2 की पावर 25 प्लस में 2 की पावर 26 प्लस में 2 की पावर 27 किसके द्वारा विभाज्य है, आपसे ये पूछा है। 2 की पावर 25 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 2 6 1 7, 7 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला देखो, ए और बी का अनुपात दिया है 7:9, ठीक है। बी और सी का अनुपात दिया है 3:5। आपसे ए बी सी का मान पूछा है, बहुत इजी है, हवाई जहाज उड़ा दो, हवाई जहाज सिखाया आपको। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 का 9 का इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 7 तरीके 21 अनुपाते 9 तरीक 27 अनुपाते 9 5 45, 3 से कट जाएगा है शायद, तो 7 अनुपाते 9 अनुपाते 7 अनुपाते 9 अनुपाते 15, 7 अनुपाते 9 अनुपाते 15, ऑप्शन नंबर डी वाला। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, यह आपको तो एकदम आसान सा सवाल था। अगला देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अच्छा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, क्रिकेट खिलाड़ी के जिसके गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत इतना रन घट जाता है पिछले मैच में उसके द्वारा लिया गया विकेटों की संख्या। देखो, इसको लगाएंगे हम एलिगेशन से। इसके कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप एलिगेशन से लगा सकते हैं। जैसे टोटल मैच का जो उसका एवरेज है वो कितना है, 12.5 है, और उसने क्या किया है, 26 रन देकर 4 विकेट, कितना 5 विकेट लिया है।
26 रन देकर 5 विकेट लिया है, तो 26 रन देकर 5 विकेट, तो एवरेज कितना लिखा, 26 रन देकर 5 विकेट, तो 5.2 के एवरेज से विकेट लिया है ना, तो यहां पे 5.2 के एवरेज से विकेट लिया है। जब ये पहले के एवरेज जो 12.4 था और बाद का जो लास्ट मैच में इसका एवरेज आया 5.2 को, दोनों एवरेज को जब मिलाता है तो इसको पता चलता है कि उसका एवरेज 0.4 घट गया है, तो 12 में से 0.4 घट गया तो 12 हो गया है। अब यहां से इसका एलिगेशन लगा दो, बहुत ही सिंपल सा तरीका, विकेटों का अनुपात आ जाएगा यहां से, यह आ जाएगा 0.4 और यह आ जाएगा 8 और 6.8, 4 से काट देंगे तो एक बार, 4 से काट देंगे तो 7 बार, 17 बार, ठीक है ना। और आखिरी मैच में जिसका एवरेज, उसका ये कौन सा है, लास्ट मैच है, लास्ट मैच है, और लास्ट मैच में जरा मेरे को बताओ कि उसने कितना विकेट लिया है, 5 विकेट लिया है, तो इसका मतलब ये जो 1 का अनुपात है ये 5 के बराबर है ना, तो ये जो 17 है ये भी 5 के बराबर होगा, तो 17 × 85 आ जाएगा, गुणे में 5 कर देंगे इसको, यानी आखिरी मैच से पहले उसने कुल मिलाकर 85 विकेट लिए हैं। अब आपसे क्या पूछा है, पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, तो भैया 85 है, आखिरी मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 85 है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही इजी सवाल है। देखो क्या है, 12.4 रन उसका एवरेज है, 5.2 जो उसका लास्ट एवरेज है, लास्ट गेम जो खेला है, और ये क्या है, बिफोर वाले मैच का है, जो इससे पहले का गेम है, उन सभी मैच का है, सभी 0 से लेकर जो लास्ट मैच से पहले मैच खेला था उसका एवरेज था। जब उसने दोनों को मिलाया तो उसका एवरेज यहां पे लिखा है 0.4 घट जाता है, तो 12.4 में से 0.4 घट गया तो 12 आ गया, ठीक है। अब उसका एवरेज 12 का है, 12 का एवरेज है, तो यहां से जरा मेरे को बताओ कि अगर 12 का एवरेज है तो रेशियो कितना बनेगा, ये जो रेशियो आएगा ये उनके विकेट का रेशियो आएगा, किसका रेशियो आएगा, विकेट का रेशियो आएगा, विकेट का रेशियो आया 17:1, ये लास्ट मैच का रेशियो है और ये लास्ट मैच के पहले का रेशियो है। उसने लास्ट मैच में 5 विकेट लिए हैं, तो ये 1 का अनुपात जो है 5 के बराबर है, तो 17 का अनुपात 85 के बराबर है। इजी सा क्वेश्चन है। अगला देखो, वाई ने एक फ्लैट खरीदा 9,25,000 रुपए में, नवीनीकरण पर 35,000 रुपए खर्च किया, फ्लैट को इतने रुपए में बेचा, प्रतिशत लाभ बताओ। बहुत आसान सवाल है यार, यहां से देखो 9,25 का फ्लैट खरीदा है, ठीक है, और उस पर 35,000 इन्वेस्ट भी किया है, टोटल कितना खर्च कर दिया, 0,00006, 9,60,000 रुपए उस पर खर्च कर दिया उन्होंने। ये उनका सीपी आ गया, जितना उन्होंने खरीदा है, खरीदा और लगाया, मतलब ये उसका सीपी आ गया। एसपी कितना है, कितने में बेचा है, 10,80,000 में बेचा है, 10,80,000 में बेचा है। यहां से बताओ उनको कितने का प्रॉफिट हुआ है, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ है, 12×96, 12×9, मतलब 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। कितना, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे, तो भैया 9,60,000 पे, और गुणे में 100, ये उनका प्रॉफिट है। ये 4 0 से 4 0 खत्म, 12 ने काट दिया इसको 8 बार में, 1 सही 8 का मतलब होता है 12 से 1/2%, इसका मतलब 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। 12.5% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन था ये, बात समझ में, एकदम इजी से है ये। तो एक समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा। देखो समचतुष्फलक क्या होता है, ऐसा होता है, चतुष्फलक का मतलब 4, टेट्राहेड्रॉन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है ये। अब रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के प्रत्येक किनारा मतलब साइड का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा इसका आयतन क्या होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का, आयतन का क्या होता है, √2/12 इंटू में भुजा का क्यूब, यही होता है। इस तरह से वॉल्यूम निकाला जाता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का, समचतुष्फलक का। टेट्राहेड्रॉन का मतलब होता है, टेट्रा का मतलब 4 है ना, और फलक मतलब 4 फलक वाले, जिसके 4 फेस होते हैं, ऐसे त्रिभुज के टाइप में आपको दिखेगा, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, और बीच में एक ऐसे, जो ये वाला प्लेन एरिया रहेगा, 4 फलक जिसमें होते हैं। समचतुष्फलक मतलब चारों फलक समान है, वो समचतुष्फलक हो गया। अब इसी का मान रख दो यहां पे, √2/12 इंटू में भुजा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, ठीक है ना, क्यूब है ना, सॉरी, क्यूब है। क्यूब का मतलब कितना होगा बताओ, क्यूब का मतलब 4 का क्यूब 64, 4 से आप काट सकते हो, 4 से रूट में 3 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 16 बार में, तो ये आ गया रूट में 3 नहीं, केवल 3, ठीक है ना, 93, मतलब ये आ गया 16/3, मतलब ओवरऑल 16 √2 / 3, ये इसका आंसर आएगा।
16 रूट में 2 डिवाइड बाई 3, ऑप्शन नंबर सी वाला। बात समझ में? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए। और जिन बच्चों को नहीं पता वो जान लो, टेट्राहेड्रॉन से सवाल सिर्फ बनता है तो वॉल्यूम पे बनता है, और अगर बना तो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 2/12 इंटू में भुजा का क्यूब। जानते रहना, इस बात को नोट कर लो अपनी नोटबुक में। अगला देखो, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? अब यहां से देखो, यहां समझो, ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह का एक रेक्टेंगल होता है, इस तरह की चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। अब पहले बताओ कॉमन कितने हैं? 19% विद्यार्थी जो है गणित में, और 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि सारे में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में, कॉमन जो है 7% है, तो 7% बच्चे फेल हुए हैं इसमें। ये आपका मैथ है और ये आपका इंग्लिश है, ठीक है ना। 19% गणित में फेल हुए, 19 में से 7 घटाओ तो कितना आएगा? 13%। सॉरी 13 नहीं, 12% ओनली मैथ के बच्चे हैं। और यहां से 10 में से अगर 7 घटा दोगे तो 3% ओनली इंग्लिश के हैं। टोटल कितने में? 7 3 10 और 12 मिलके 22, यानी टोटल 100% होता है। 100% में से 22% बच्चे फेल हैं, जिसमें से 12% केवल मैथ में फेल है, 3% केवल अंग्रेजी में फेल है, और 7% दोनों विषय में फेल है। तो 100 में से अगर 22 बच्चे फेल हैं तो पास कितने हुए? पास हुए 78%। आपसे क्या पूछा है? दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, सभी का 78%। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगला देखो, एक मोटर चालक इतना क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के आसपास 36 kmph की गति से यात्रा करता है तो वो प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय लेगा? चलो पहले तो बताओ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये किसी का वर्ग है। एक वर्गाकार है जिसकी क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है 14,76,225, ठीक है ना भैया। अब आपसे क्षेत्रफल का मतलब होता है a का स्क्वायर, तो आपसे इसी का एरिया पूछा है, मतलब इसी का आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसी का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर इकाई अंक पे 5 है तो इसका मतलब 5 होगा आपका वर्गमूल। इकाई अंक पे 5, अगर 25 है तो 5 होगा। अब ये क्या है? किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का गुणनफल है। अब किसका है? किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का गुणनफल। जरा देखो, अगर 21 दूनी के करें तो 22 एकम 22, नहीं इसका नहीं है, यानी कि a का मान चाहिए ना, छोड़ो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहां से समझो, 285 है क्या? 80 29 कर लो, है ना। हाँ, 2 दूनी के 4 नहीं। चलो यहां से देख लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। 14,76,225, इसका वर्गमूल निकाल दो इधर से, ठीक है भैया। वर्गमूल भाग विधि से निकालो, आसानी से निकल जाएगा। ये 1 1 आया, इधर पे 1, ठीक है, खत्म हो गया। ये 4 7 को उतार लिया, यहाँ पे 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 44, 44 में से घटाया तो 03 आया, फिर 2 को उतारा, 62 को उतार लिया, और ये 22 में 2 मिल गया तो 24, ठीक है। एक ही बार जाएगा, एक बार में 241। कितना बचा? 1। कितना बचा यहाँ पे? यहाँ बताइए कितना बचा? 1, और 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पे 1, 121, फिर 2 5 उतार लिए, और ये कितना हो गया है? 242। ऊपर कितना? 1 2 1, और आगे ये 5 बार चला जाएगा। 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 को 20 1 21, 5 दूनी 10 2 12, यानी कितना आया? 1215। ये जो है 1215 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 1215 का। तो a का मान आ जाएगा 1215। 1215 का वर्गमूल है, इसलिए इसका मान आ गया, a का मान आ गया 1215। मतलब आपके वर्ग की जो भुजा आई है वो 1215 आई है बच्चे, ठीक है ना। अब आपसे बोला है कि वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 kmph की गति से यात्रा करता है। अच्छा, ये 36 किस में है? kmph में है, और ये किस में था? मीटर में है। तो आंसर आपका मीटर में आया, ये भी जानते रहो, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय पे? अब इस वर्गाकार में क्या कह रहा है कि यहां से चलना शुरू कर रहा है, यहां से चलना शुरू कर रहा है कुछ इस तरह से, इस तरह से कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु पर कितना आएगा, तो इसका मतलब अपने परिमाप के बराबर चलेगा। परिमाप कितना आ जाएगा आप बताओ? परिमाप बराबर हो जाएगा 4 इंटू में 1215, ये आपका परिमाप आ गया।
अब इसको बदल दो मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। तो 36 को अगर बदलोगे मीटर पर सेकंड में तो 36 गुणे में 5/18 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 5 दूनी के 10। यानी कि यहां से बताओ आपको जो आपसे पूछा है समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना आया, पूरा परिमाप यही है, तो 4 इंटू में 1215 डिवाइड बाई चाल कितनी है, चाल आपकी आ गई है 10, तो 10 से भाग कर दो बस। ये 4 5 20 को 0 0 0 खत्म, 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी के 8 और 4 एकम 4, 486 सेकंड आया है। 486 सेकंड में आंसर आया है। इसको मिनट में बदलेंगे तो 4 8 48, 8 मिनट 6 सेकंड। बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। 8 मिनट 6 सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। देखो क्या किया आपने, एक मोटर चालक इतना क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ, पहले तो ये जो है एक वर्गाकार क्षेत्र की क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा का वर्ग। तो ये भुजा का वर्ग अगर कर रहे हो तो इतना आ रहा है, तो एक भुजा का मान कितना आ जाएगा 1215। आपके ये एक भुजा का माप आ गया 1215, ये एक भुजा का माप आ गया, ठीक है ना भैया। अब आपसे पूछा है कि परिमाप बताओ, क्या पूछा है, परिमाप बताओ। क्यों, क्योंकि वो वर्गाकार के चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है मतलब उसके परिधि पर घूम रहा है, उसके परिमाप पे घूम रहा है। तो आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना आएगा। तो परिमाप आपने निकाला 4 इंटू में जो आपकी साइड आई है, एक साइड का मान कितना आया है 1215, एक साइड का मान आया है 1215, तो ये आ जाएगा 4 इंटू में इतना। चाल आपकी जो है 36 kmph में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। तो 36 गुणे 5/18 क्या, 18 ने इसको काट दिया 2 बार में, तो 5 दूनी के 10 आ गया। तो 10 से आपको भाग कर देना होगा, 4 से गुणा किया 10 से भाग किया तो 486 सेकंड आया। कितना आया 486 सेकंड। अब 486 को मिनट में आंसर पूछा था तो 60 से भाग किया, 6 8 48, तो 8 बार जाएगा, 8 मिनट और 6 सेकंड बचा है, तो 8 मिनट 6 सेकंड। अब समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छी बात है। अगला देखो, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे सवाल देके आपको सिर्फ कंफ्यूज करता है। अगर आप समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो इसकी जो माध्यिका होती है वही इसकी ऊंचाई होती है, वही इसका कोणार्धक होता है। बात समझ में आई, वही उसका लंबार्धक होता है, सब कुछ एक ही चीज होती है। समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही बिंदु पे होते हैं। अगर ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा जो केंद्रक है, जो परिकेंद्र है, जो अंतः केंद्र है और उसके बाद जो लंब केंद्र है, चारों केंद्र अर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर या फिर अर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड, ये चारों चीजें जो होती हैं एक ही बिंदु पर होती हैं। इसका मतलब कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, ऊंचाई, लंबार्धक, कोणार्धक सब कुछ एक ही रेखा होती है। तो ये जो माध्यिका दी है कहीं ना कहीं हाइट ही दी है, हाइट का मान दिया है 6√3। ये हाइट कह लो या मीडियन कह लो, दोनों चीजें सेम होती हैं। बात समझ में ना, हाइट का मान होता है √3/2 इंटू में a बराबर में 6√3। अब ये खत्म हो गया तो a का मान आ गया 6 दूनी के 12। आपसे एरिया पूछा है, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो इसका मतलब √3/4 इंटू में 12 का स्क्वायर 144, 144 को 4 से काट देंगे तो 36√3 आएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा सा सवाल था ये, बहुत ही प्यारा सा सवाल, इसको कहेंगे प्यारा सा सवाल क्योंकि माध्यिका देके बच्चों को कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में क्वेश्चंस। कंफ्यूज मत होना, माध्यिका और हाइट एक ही चीज होती है, समबाहु त्रिभुज में चारों चीज एक ही होती है। अगला, एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में क्या होगा। अब देखो, आयतन का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि πr² होता है, लेकिन जब परसेंटेज चेंज की बात करेंगे तो मैंने आपको सिखाया परसेंटेज चेंज में कांस्टेंट का कोई भी मतलब नहीं होता है। यह बात मैंने आपको सिखाई है ना। तो अगर आपको एरिया लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट r इंटू में h लिखोगे। और यहां पे 2 दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, है ना। तो पहले देखो, अगर इनिशियल एरिया 1 निकालें, कितना आयतन पूछा, सॉरी आयतन की बात कर रहे हैं ना, तो ये आयतन होता है πr²। तो आयतन जब लिखेंगे r इंटू में r, किसके लिए, परसेंटेज चेंज के लिए ये आयतन होता है, ठीक है ना। तो यहां से पहले का निकालो, पहले का r कितना था, पहले 50% की बात है तो 2 गुणे, और h में भी 85% की बात है तो इसमें भी 2 ही था। बाद में कितना हुआ, ये घटा है, रेडियस उसकी घटी है, तो r जो है पहले घट गया, 2 से 1 घटा तो 1,
2 से 1 घटा तो 1, लेकिन जब हाइट की बात, देखो ये r का मान है, यहां से देखो ये r है और हाइट भी 50% ही है, तो पहले हमने r का मान पुटअप किया, जो नीचे वाला वैल्यू होता है वही इसका ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो ये इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 नीचे वाला वॉल्यूम था। और जब हाइट की बात करेंगे तो देखो पहले रेडियस कहा है कि कम कर दी जाती है, तो 2 से 1 ही ना कम होगा, ऊपर 1 है तो 2 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से 1 कम हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन हाइट में कहा है कि 50% इंक्रीज हो जाती है, तो ये जो 2 था अब 3 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हुआ, ये ऊपर हो गया 8 और नीचे हो गया 3। आपसे पूछा है कि कितने की डिक्रीजमेंट आई है, कितने की कमी आएगी, कितने का प्रतिशत परिवर्तन आएगा, तो यहां से बताओ पहले 8 था अब 3 है, यानी कि आपको क्या हुआ है, कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 5 की बटे में 3 गुणे में 100, 5 बटे 3 गुणे में 100, यही आया ना। एक मिनट रुक जाओ। एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई को 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में क्या होगा, तो 50% त्रिज्या कम कर दी गई, पहले 50% का मतलब 1/2, तो 2 पहले थी और ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया, इसको कम किया तो 2 से 1 2 से 1 2 से और 1 3, हाँ सही तो है, 5/8 होगा ना, सॉरी यार 5/8 होगा, इनिशियल वैल्यू 8 है, तो 5/8 गुणे 100 इतने की कमी आएगी। अब 5/8 का मतलब 500/8, इसको 4 से काट दिया 25 बार में और इसको काट दिया 2 बार में, तो 12.5 पे 5 का चला गया, यानी 62 पॉइंट आएगा समथिंग, तो 125 डिवाइड बाई 2 यानी कि 62 पॉइंट में 5% का इन डिक्रीजमेंट आएगा, 62 पॉइंट में 5% का डिक्रीजमेंट आएगा। इस तरह का मेथड आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना, इसलिए आसानी से लगा लेते हो। अगला देखो, यदि अब देखो a+1/a बराबर में 3 दे रखा है, आपसे a³ प्लस में 1/a³ का मान पूछा है। आपको पता है कि अगर ऐसा दिया हो m तो इसका मान होता है 3 दिया है, m³ माइनस में 3m होता है, ठीक है ना, ये 3 नहीं होगा, एक करड़ी में 3 होगा, ठीक है ना, करड़ी में 3 होगा, करड़ी में 3 है, ठीक है ना, उसको सही कर लेना, करड़ी में 3 है, तो m³ माइनस में 3m होता है, m³ का मतलब करड़ी में 3 का क्यूब, करड़ी में 3 का क्यूब माइनस में 3 करड़ी में 3, ठीक है ना, करड़ी में 3 का क्यूब 3√3 होता है, माइनस में 3√3, 3√3 खत्म हो गया, यानी इसका आंसर कितना आ गया 0। कितना आ गया इसका आंसर 0 आ गया, जिसका मान आपसे पूछा था। सवाल को सही कर लेना, यहां पे रूट में 3 आएगा। अगला देखो, यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो क्षेत्रफल होगा। परिधि क्या होती है 2πr वृत्त की बात कर रहा है तो, और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ये खत्म r से r खत्म, r बराबर आ गया 2। आपसे एरिया पूछा है, एरिया बराबर क्या होगा πr², 2 का स्क्वायर होता है 4 यानी कि 4 पाई इसका आंसर आ गया। बहुत ही इजी सा और आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखो, किसी वस्तु को 7,000 रुपए में बेचने पर 8785 उस वस्तु को बेचने पर लाभ इतना गुना हो जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 10% के लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा सवाल है बहुत, यहां से देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे एक बार होती है सीपी, अगर इससे कम में बेचोगे तो लॉस होगा और इससे ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। ये वाली ट्रिक मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो जब आप 7000 में बेच रहे हो तो आपको हो रहा है लॉस, और जब आप यहां पे कितने में 8750 में बेच रहे हो तो आपको हो रहा है प्रॉफिट। अच्छा, लॉ प्रॉफिट का रेशियो क्या है जरा वो भी देख लो। आपसे क्या बोला है कि किसी वस्तु को 7,000 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर होने वाले लाभ का 3/4 गुना है, यानी कि जो हानि है वो लाभ का 3/4 है। तो लॉस बाय प्रॉफिट का रेशियो कितना बनेगा 3:4 का। लॉस बाय प्रॉफिट का रेशियो कितना बनेगा 3:4 का। यानी यहां से समझो आपके लॉस का जो रेशियो है वो 3 है, इसका रेशियो कितना है 3 है, और इसका रेशियो कितना है 4 है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आप मेरे को बताओ। यहां से 7,000 है और 1750 आएगा, और यहां से इसका और इसका सम बताओ। ये 7 का अनुपात 1750 है, क्योंकि यहां से लेकर वहां तक जाने में आपको 1750 चलना पड़ेगा, जिसमें से आपको 3 की लॉस और 4 को प्रॉफिट झेलना पड़ेगा। तो टोटल 7 का अनुपात इतना है, तो 1 का अनुपात 7 दूनी के 14, 7 पचे 35, 1 का अनुपात 250 आ गया।
तो अगर सीपी चाहिए तो या तो इसमें से 3 का अनुपात घटा दो, या तो इसमें 3 का अनुपात जोड़ दो लॉस में, या तो प्रॉफिट में 3 का अनुपात घटा दो। तो 1 का अनुपात 250 है तो 3 का अनुपात 750 आ जाएगा। इसमें से 750 आपको जोड़ना पड़ेगा, सॉरी घटाना पड़ेगा ना, प्रॉफिट है, घटाना पड़ेगा, तो इसमें से घटा दीजिए। तो 8700 में से घटाएंगे तो 8000 रुपए आ जाए, कितना आ जाएगा, 3 का अनुपात है ना, मामला है कहीं गड़बड़। अरे ये 4 का अनुपात है, सॉरी, ये कितने का अनुपात है, प्रॉफिट में 4 का अनुपात है ना, तो 250, तो इसमें से 4 का अनुपात घटाना पड़ेगा। 250 का 4 का अनुपात, 1 का अनुपात 250, तो 4 का अनुपात 1000, इसमें से आपको 1000 घटाना पड़ेगा। 1000 इसमें से माइनस करोगे आप, 1000 माइनस करोगे तो यहां आ जाएगा 7750। ये जो आया ये आपका सीपी आया है, क्या आया है, सीपी आया मेरे भाई। या फिर इधर देखो 3 का अनुपात है तो आप इसमें 3 का अनुपात जोड़ भी सकते हैं, इसी में 3 का अनुपात 250, 1 का अनुपात, 3 का अनुपात 750, 750 इसमें जोड़ दीजिए तो भी आपको सीपी आ जाएगा कितना, 7750। तो सीपी दोनों जगह से सेम ही आएगा, चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा सेम ही होता है, ठीक है ना भैया। तो ये आ गया आपको। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है यदि वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा विक्रय मूल्य। ये आपका सीपी है और 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो यहां से देखो ये 100% का मान, यहां से समझो, देखो 10% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, 10% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, यानी ये आपका आ गया 11 और ये आपका आ गया 10, 10 का ही अनुपात दिया है 7750, यानी 0 से 0 खत्म, 1 का अनुपात आ गया कितना, 700, मतलब इसमें 775 का गुणा कर दो, तो 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 77 × 5 = 82 और 11 × 7 = 77, 77 × 8 = 85, तो इसका आंसर आ गया 8525। ये इसका आंसर बना। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। इस तरह की क्लासेस मैंने आपको सिखाया है भैया, दोनों जगह सिखाया, हर जगह सिखाया। बात समझ में आई ना, सुनो ध्यान से, देखो ये आपका सीपी है। अगर एक बार वस्तु को आप लॉस में बेचोगे तो सीपी से कम में बेचोगे और प्रॉफिट में बेचोगे तो ज्यादा में बेचोगे। तो जब आप प्रॉफिट में बेचते हो तो इतना में बेचते हो, तो 8750 में जब आप बेचते हो तो आपको होता है प्रॉफिट, और जब आप 7000 में बेचते हो तो आपको होता है लॉस। कह रहा है कि जो लॉस है वो प्रॉफिट का 3/4 गुना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो 4:3 का बना, यानी 3 का लॉस हुआ है, 4 का प्रॉफिट हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ, 7000 और 8750 का डिफरेंस आएगा 1750, और जो डिफरेंस है वो 3 और 4 के इक्वल सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो 3 और 4 का समय 7, 7 का अनुपात 1750 है तो 1 का अनुपात 250 आ जाएगा। अगर आपको सीपी चाहिए तो सीपी जो है प्रॉफिट 4 के रेशियो में है, तो 1 का अनुपात 250 तो 4 का रेशियो 1000, तो 4 का रेशियो प्रॉफिट। अगर आपको पता है कि अगर एसपी में से अगर आप प्रॉफिट को घटा दोगे तो सीपी आएगा, तो ये आपका एसपी है, ठीक है ना, ये आपका एसपी है। इस एसपी में से अगर आप 4 का रेशियो 1000 घटा दोगे तो आपको कितना, 7750 आपको सीपी मिल जाएगा। या तो आप इधर से भी कर सकते हो, ये भी आपका एसपी है, ये आपका SP1 है और ये आपका SP2 है। अगर इधर से 7000 है लेकिन लॉस जो है 3 का रेशियो है, तो 1 का रेशियो 250 तो 3 का रेशियो 750, इसमें 750 जोड़ दोगे तो भी आपको सीपी आ जाएगा। तो दोनों तरफ से आप सीपी निकाल सकते हैं। सीपी आपने निकाल लिया, फिर आपसे बोला है वस्तु को 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो 10% के प्रॉफिट पे आप बेच सकते हैं आसानी से। समझ में आ रहा है, होप कर रहा हूं बहुत अच्छी सी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। एक पाइप 24 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण 36 घंटा में भरता है। यदि पूरी तरह से खाली हो टैंक तो रिसाव कितने समय में खाली कर देगा। चलो यहां से देखो, मान लो एक पाइप है P नाम का जो इसको 24 घंटे में भरता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो 36 घंटे में भरता है। मतलब कि P - Q, मान लो Q नाम का रिसाव है जो इसको 36 घंटे में भरवा रहा है। लसा बताओ, तो लसा आएगा 24 और इसका लसा कितना आएगा 72, यानी यहां से 24 तिहाई 72 पर घंटे का काम निकाल रहे हो आप, और 36 दूनी के 72, यानी कि यहां से देखो P - Q का मान कितना है 2 है, जिसमें से P का मान 3 है, तो Q का मान कितना आ जाएगा, 3 इधर घटेगा -1 यानी Q का आ गया इफिशियंसी 1। Q की इफिशियंसी कितनी आ गई 1 आ गई, तो Q को लगा समय कितना है 72/1, 72 घंटे लग जाएंगे Q को। कितने घंटे लग जाएंगे 72 घंटे लग जाएंगे। 72 आवर्स इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, 72 घंटे इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा राइट आंसर। इस तरह का सवाल मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना भाई। चलो कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई डाउट ना है तो आपने कितना स्कोर किया है ये जरूर बताना टेस्ट देने के बाद। और टेस्ट आपको कहां देना है आप बताओ, स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। एप्लीकेशन या वेबसाइट दोनों जगह आप जाइए, टेस्ट दीजिए और अपने मार्क्स को बताइए कि आपने कितना मार्क्स यहां पे पाया है, ठीक है ना, जरूर बताना, ठीक है भैया।
चलो ठीक है, फिर आजकल इतना बहुत है, ये आज का आखिरी सवाल था। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत कम लोग लाइक करते हैं वीडियोस को, अच्छा नहीं लगता। लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।